बीते कुछ समय से जो अडानी ग्रुप हैं, उनके जो मुखिया हैं गौतम अडानी, वो लगातार चर्चा में हैं। हालाँकि बीते कुछ समय से नहीं, बीते कई सालों से वो लगातार चर्चा में हैं और कारण हर बार कमोबेश एक ही तरीके का होता है और वो होता है उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं। इन दिनों एक बार फिर से नए मामले में उनका नाम सामने आ रहा है और इस मामले में जो ये नाम है वो बेहद पुख्ता तरीके से सामने आ रहा है क्योंकि इस बार जो नाम आया है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर के बाकायदा आया है और ये जो मामला है उसको बार-बार एफिडेविट के माध्यम से जो मुद्दा उठाया गया किस तरीके से सेबी जैसी संस्था जो एक ज़िम्मेदार संस्था है भारत सरकार की तरफ से, भारत के लिए एक ज़िम्मेदार संस्था है, उस संस्था की लापरवाही को उजागर करते हुए साथ ही साथ जिस तरीके से पूरी बात कही जा रही है, कहीं न कहीं ये भी उजागर होता जा रहा है कि कैसे सेबी ने गौतम अडानी के लिए काम किया। उसके साथ अब वो बात भी स्वतः प्रमाणित होती जा रही है, जो सरकार को लेकर के आरोप लगते हैं, अडानी ग्रुप को, अडानी को फ़ायदे पहुँचाने के। इस तरीके के कई सारे आरोप हैं, कई सारे सवाल हैं, कई सारे जो है वो इसके एंगल भी हैं इस पूरे मामले में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिस तरीके के खुलासे हुए कि और फिर उसके बाद अभी हालिया जो खुलासे हुए कि कैसे चंद लोगों के मदद से शेयरों में कितनी बड़ी हेर-फेर की गई, किस तरीके से जो शेयर जो है वो मार्केट में होना चाहिए था, वो घर में रखा गया। कैसे फेक कंपनी सेल कंपनीज़ बना करके और ये पूरे हेरा-फेरी करके धोखाधड़ी का जो काम किया गया, वो किया गया और साथ ही साथ इनके जो भाई हैं विनोद अडानी, वो कितने महत्वपूर्ण हैं इस पूरे खेल में। तो इन ये जो कई सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब आज हम लेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं आतिमजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस पूरे मामले को बेहद सरल और आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा खेल है, वो रचा गया। आतिमजीत जी बहुत स्वागत है आपका। हालाँकि सर ये सारा मामला जो है बेहद गंभीर है, पर हम सबसे पहले शुरुआत एक बहुत हल्के क्वेश्चन से, एक बहुत हल्के मोड में करना चाहेंगे। जो राहुल गांधी लगातार अडानी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। अभी जब वो पेरिस में थे तब भी उन्होंने बातचीत करते हुए ये सवाल उठाया। इसके पहले भी विदेशों के तमाम दौरे पर और देश में भी वो इस मुद्दे पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। पहले तो एक बहुत सर छोटी-सी टिप्पणी कि राहुल गांधी जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री से संबंध होने का अडानी को लेकर के, सेबी के इस मामले के बाद उस पर कितना जो है वो प्रमाणित होता दिख रहा है। और दूसरा जो पॉलिसी को लेकर के भी उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी पॉलिसीज़ बनाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, वो सब अडानी को लाभ पहुँचाने को के लिए बनाई गई, एक तरीके से सेंटर में रखा गया अडानी को। तो इस पर एक बहुत छोटी टिप्पणी फिर हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस देश के लोकतंत्र में एग्जीक्यूटिव टॉप पे होता है और जुडिशरी उसके नीचे होती है। आपने देखा कि पार्लियामेंट में व्यापक डिस्कशन से, चाहे वो अपोजिशन हो या ट्रेजरी बेंच के लोग हों, एक आपस में बहस से और बहस के बाद उस पे जेपीसी बना के उसका कंक्लूजन निकाल लेते थे। बहुत सारे केसेस कभी सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं थे। मोदी सरकार की प्रमुख ये रही है 2014 से लेके 2023 आ गया है, 2024 के इलेक्शन है। 9 साल में बहुत सारी चीजें जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होनी होनी चाहिए थी, जिन पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए थी, वो मामले अब माननीय न्यायालय में जाते हैं। और न्यायालय में क्या होता है, अब न्यायालय में जज तो कहीं जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं, तो वो जाहिर सी बात है कि अपनी एक कमेटी बनाते हैं। वो एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं और एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं या देश के लोकतांत्रिक ढांचे में जो भी रिस्पॉन्सिबल यूनिट्स हैं, जैसे धारा 370 के मामले में उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी सरकार से। जैसे आपने देखा कि कश्मीर के अपना इलेक्शन कमीशन से ईवीएम को लेकर उन्होंने रिपोर्ट मांगी, उसी तरीके से उन्होंने सेबी से भी रिपोर्ट मांगी। और सेबी की रिपोर्ट में के खुलासे में ये कई सारी चीजें जो एफिडेविट में सामने आई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पर प्रमुख मुद्दा ये है कि राहुल गांधी शुरू से ये कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनिंदा अदानी और अंबानी हैं, ये सूट बूट की सरकार है और जहां जहां अदानी साहब जहां जहां मोदी साहब जाते हैं, अदानी साहब उनके पीछे पीछे होते हैं या उनके नुमाइंदे होते हैं। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टीज को अगर फायदा पहुंचाना है तो उसमें जो प्रमुख नाम आता है वो गौतम अदानी का आता है। चाहे वो हाइफा का पोर्ट हो इसराइल में, चाहे वो पायरसिस ग्रीस में हो, या फिर श्रीलंका से पावर प्रोजेक्ट का मामला हो, बांग्लादेश में बिजली बेचने का मामला हो, या पोर्ट सिटी का मामला हो। तो इसमें एक झुकाव मोदी सरकार का गौतम अदानी और अदानी एंटरप्राइजेस पे देखा गया है। और इसी वजह से बहुत सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं, जिसको लेके अब वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर रहे हैं
कि जो भी ये हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जी जी, जी। एक जब अब हम इस मामले में बात करें सर, तो जो नया खुलासा हुआ, जिस तरीके से चीज़ें सामने आई, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। अनामिका जायसवाल की तरफ से जो एफिडेविट दिया गया, उसको लेकर के कई सारे सवाल हैं, जो कई बेहद अहम हो जाते हैं और इस पूरे मामले पर अहम से ज़्यादा कहीं गंभीर हो जाते हैं। तो सर, ये एक तो आसान शब्दों में जिस तरीके से दर्शकों को सीधे-सीधे शॉर्ट में मामला समझा जा सके, तो पहले तो आप उस पर से एक पर्दा उठा दीजिए और फिर उससे जुड़े हुए कुछ और सवाल। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जहां तक मामला है, अनामिका जायसवाल ने एक एफिडेविट दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। उसकी नुमाइंदगी जो है प्रशांत भूषण कर रहे हैं, और ये एफिडेविट कल पब्लिक हुआ जब लाइव लॉ पे और बाकी जो लॉ साइट्स हैं वहां से ट्विटर पे आया। तो उसमें अनामिका जायसवाल ने अपने रिटन एफिडेविट में ये दिया है कि यूके सिन्हा साहब, जो 2011 से 2017 तक सेबी के चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल में डीआरआई ने 2014 मई में 15 मई 2014 में एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि उनको शक है कि जो पावर इक्विपमेंट परचेज ने 2012 और 13 में इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस की गई, उस टाइम पे डॉलर का रेट करीब 62-63 रुपए था, तो 63 हजार करोड़ रुपए, जो कि करीब $1 बिलियन उस समय का बनता है, और आज का डॉलर जो है वो 83 रुपए का है। तो $1 बिलियन का गबन किया गया इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस के थ्रू, क्योंकि इक्विपमेंट चाइना से आया। यूएई में जिस कंपनी ने बिलिंग करी अदानी की पावर कंपनी को, वो विनोद अदानी के द्वारा संचालित थी, और उस $1 बिलियन को रीरूट करके मॉरिशस की इन्वेस्टमेंट कंपनीज में डाला गया, जिसमें विनोद अदानी के ही चुनिंदा लोगों ने अदानी स्टॉक्स में पैसा लगाया। तो ये हेरफेर जो है करीब $430 मिलियन की बताई जा रही है, और जिसमें चैंगचोंग ली और एक नबन अली सबन अहली के दो लोगों के नाम आ रहे हैं, जो 2013 से ये स्टॉक पार्टेकिंग कर रहे थे, स्टॉक्स को खरीद रहे थे अदानी के, और अदानी के स्टॉक्स को बढ़ा रहे थे, जिसमें बाद में एलआईसी और एसबीआई का भी इन्वेस्टमेंट का मामला सामने आया कि 3200-3700 रुपए में एसबीआई और एलआईसी ने भी शेयर खरीदे, जो शेयर एक समय में 2013 में 100 रुपए का होता था। और उसमें जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जनवरी 24 में रिपोर्ट आई, तो उसमें करीब 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है एलआईसी को उस समय भुगतना पड़ा। बाद में शेयर संभला, और अब मेरे ख्याल के 24-2450 रुपए, 2500 रुपए में वो ट्रेड कर रहा है अदानी एंटरप्राइज का शेयर। बट एक बात ये क्लियर हो गई कि जो यूके सिन्हा साहब थे, उपेंद्र कुमार सिन्हा, जो बिहार बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, वो अपने रिटायरमेंट के बाद 2022 में जब अदानी ने एनडीटीवी टेक ओवर किया, तो उसके वो नॉन डायरेक्टर बन गए उस कंपनी के, और 2000 नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिए गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिए गए, और 2023 में उनको उसमें इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब उनकी पावर्स बढ़ा दी गई, उनका प्रमोशन हो गया। तो एक सेबी का चेयरमैन जो 6 साल, 6.5 साल जो है सेबी में रहा हो, और उसका काम यह है हुआ होना चाहिए रादर की जो रिपोर्ट आई डीआरआई की, जिसमें ये कहा गया कि ये पावर इक्विपमेंट परचेज का जो पैसा है, या डायमंड ट्रेडिंग का या कोल इंपोर्ट का जो एक्स्ट्रा इनवॉइसिंग का पैसा है, इस पैसे को अदानी के शेयर को बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है, और स्टॉक मैनिपुलेशंस की जा रही हैं। तो सेबी ने बजाय उसमें इंक्वायरी करने की, उस मामले को वहीं रफा दफा कर दिया। और एक बात का खुलासा और हुआ कि अपने एफिडेविट में अनामिका जी ने यह भी कहा है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई, तो उस एक्सपर्ट कमेटी के सामने भी इस चिट्ठी का खुलासा नहीं किया गया 2014 की डीआरआई की चिट्ठी मायने रखती है, क्योंकि अगर सेबी उसमें इन्वेस्टिगेशन करती, तो उसके बाद ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन लोगों को धर पकड़ती, पर क्योंकि सेबी ने उस केस में कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए ईडी और इनकम टैक्स और ईडी तो बाद में आते हैं। दूसरी चीज जो ये समझ में ये कही जा रही है कि साइरल श्रॉफ, जो साइरल अमरचंद एंड मंगलदास के पार्टनर हैं, एक बहुत बड़ी लॉ फर्म है हिंदुस्तान की, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी में थे। एक सेबी की तमाम कमेटियां होती हैं, उसमें एक कमेटी में वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी में भी थे, और उस कमेटी का काम जो है ये इनसाइड ट्रेडिंग जो रिपोर्ट आती है उस पर कार्रवाई करने का है। और साइरल श्रॉफ जो है, उनके सपुत्र जो उनकी जो सपुत्री है, उनकी बेटी जो है, वो गौतम अदानी के बेटे करण अदानी से भी आई हैं। तो एक डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है कि जो आदमी सेबी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हो,
और इनसाइड ट्रेडिंग के मामले में एक प्रमुख चेहरा हो सेबी का, और उसी के समधी के अगेंस्ट आप समझिए कि इस तरीके की कंप्लेंट्स आती है इनसाइड ट्रेडिंग की डीआरआई के पास, और सेबी में यूके सिन्हा भी उस पर चुप रहते हैं और साइरल श्रॉफ भी उस पर चुप रहते हैं। इसमें सर एक चीज अगर मैं और सर एक बताना चीज समझ चाहूंगा लो। कि सेबी की अभी तक 24 इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। 24 इन्वेस्टिगेशंस में 5 इन्वेस्टिगेशंस सिर्फ इनसाइड ट्रेडिंग की हुई हैं, जिसमें 22 इन्वेस्टिगेशंस क्लोज कर दी गई हैं, जिसमें अदानी को इम्प्लीकेट नहीं किया गया है। 2 इन्वेस्टिगेशंस बाकी हैं जो बाहर की एजेंसीज को दी गई हैं, उसकी रिपोर्ट अभी मुकम्मल आनी बाकी है। जी, जी। आप सवाल पूछिए। सर जी, 2 चीजें यहाँ पर, एक तो जो साहिल साहब का आपने बता दिया कि वो समधी हैं, और यूके सिन्हा साहब जो है वो 2011 से 2017 तक सेबी के चेयरमैन के पद पर रहे, ये दर्शकों की जानकारी के लिए। सर एक चीज समझ लो, डीआरआई का जिक्र बार बार आ रहा है, जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो बात हो रही है, सर इसका जो रोल है इस पूरे मामले में वो कितना अहम है? अगर डीआरआई सही समय पर कदम उठाता, उस चिट्ठी को संज्ञान लेकर के कार्रवाई करता, छानबीन करता, जांच पड़ताल करता, जो भी उसका अधिकार है, तो क्या ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप, इन आरोपों में बदलाव हो सकता था? ये मामले रोके जा सकते थे, या उससे क्या बदलती परिस्थितियां? देखिए, जो डीआरआई का काम है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि अगर देश के राजस्व को कोई नुकसान हो रहा हो, या देश का पैसा बाहर जा रहा हो, या जो ओवर इनवॉइसिंग हो रही हो, और जो डायमंड ट्रेडिंग में हांगकांग के थ्रू जो डायमंड्स जाते हैं, जो जिसको बोलते हैं कच्चा कांच के डायमंड्स बना के जो हांगकांग के थ्रू यूरोपियन मार्केट में जाते हैं, उस पे उनकी नजर होती है। तो उनका काम ये है। अब जहां तक मामला है, अदानी ग्रुप कंपनीज का काम जो है वो डायमंड ट्रेडिंग से शुरू हुआ। जैसे नीरव मोदी हैं, गौतम अदानी हैं, मेहुल चौकसी हैं, ये लोग सब एक ही एरिया से आते हैं, और इनका स्पेशलाइजेशन जो था वो डायमंड ट्रेडिंग का था। और $10 बिलियन की डायमंड ट्रेडिंग जो है वो खाली हांगकांग से होती है। हांगकांग एक वाया मीडिया बना रखा है जो गुजरात से डायमंड फिनिश होके, पॉलिश होके वहां जाता है, और हांगकांग से वो फिर बाकी बाजारों में उसका एक्सपोर्ट होता है। तो इस पे डीआरआई काफी सालों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ये इन्वेस्टिगेशन 2006-7 से चल रही है, और 2014 मई में जब प्रधानमंत्री, मतलब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद से ये डीआरआई की इन्वेस्टिगेशन, जिसमें $17 बिलियन का फ्रॉड डीआरआई ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रखा था, जिसमें डायमंड्स थे, आयरन ओर की डीलिंग थी, इन्फ्लेटेड कोल प्राइसेस पे इंडोनेशिया से कोल का इंपोर्ट था, पावर इक्विपमेंट का, जैसे मैंने आपको बताया, $1.2 बिलियन, करीब 8,500 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड था ओवर इनवॉइसिंग का, जिसका दाम, क्योंकि ये जब पावर इक्विपमेंट हाई प्राइसेस पे इंपोर्ट होते हैं, इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे इंपोर्ट होते हैं, तो जब इसकी कॉस्टिंग होती है तो आप और हम 10 या 12 रुपए यूनिट बिजली का देते हैं, जिसका यूनिट कॉस्ट सिर्फ 4 या 5 रुपए होना चाहिए। तो डीआरआई ने जब ये रिपोर्ट एसबीआई सेबी को सबमिट की, उसके बाद से जब सरकार बदली, तो मोदी सरकार में सेबी के कार्यकाल में इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। स्टॉक पार्टेकिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड, ये सब डीआरआई ने फ्लैग किए थे, और सेबी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए उस पर ईडी और आईटी भी चुप रहे। और अब तो मामला ये है कि कोई भी आदमी अदानी के मामले में बोलने से कतराता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, और ऑपोजिशन इस बात को लेकर काफी सीरियस है, और इस बात को काफी मामलों में उठा रही है। बीजेपी उसको ये कह के नकार देती है कि ये मामला पॉलिटिकल है। हालांकि अदानी एंटरप्राइज एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है, और उसके कोई भी इस तरीके की चीजें करके, जिस तरीके से उन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड्स किए या स्टॉक मैनिपुलेशंस की, तो किसी भी तरीके से उसको देश की अस्मिता या देश की आर्थिक व्यवस्था से जोड़ा जाना, जो गौतम अदानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में खुद कहा कि ये तो इंडिया पे अटैक है। अगर गौतम अदानी ही इंडिया है, और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भारत के लिए न काम करके गौतम अदानी के लिए काम कर रहे हैं, तो गौतम अदानी को फिर अपनी कंपनी का नाम बदल के भारत एंटरप्राइज लिमिटेड कर देना चाहिए। अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड का नाम क्यों है? जी, जी, मैं अभी सरकार और विनोद अडानी पर आऊँगा, उससे पहले सर एक चीज़ समझ लें, सेबी का जो ज़िक्र आ रहा है बार-बार, सर सेबी का इस पूरे मामले में जो रोल है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? और जिस हिसाब से चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं, उसमें प्रथम दृष्टया साफ-साफ ये दिखाई दे रहा है कि सेबी के ऊपर कहीं न कहीं अडानी से पहले शायद कार्रवाई सेबी पर हो जानी चाहिए। इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है साफ-साफ कि अगर सेबी पर कार्रवाई देखिए, नहीं होएगी। इसमें जी, जी, इसमें ऐसा है कि कुछ अमेंडमेंट्स भी लाई गई सेबी द्वारा।
2011 से 17 जब कार्यकाल था उपेंद्र कुमार सिन्हा साहब का, तो उसमें दो ऐसी अमेंडमेंट्स लाई गई जिसमें डिस्क्लोजर्स जरूरी नहीं थे, कि अगर 20% से ज्यादा किसी एफपीआई की इन्वेस्टमेंट एक स्पेसिफिक कंपनी में नहीं है, अदानी एंटरप्राइजेस की आपको पता है 7 कंपनियां हैं, जिसमें 4 लिस्टेड कंपनीज का नाम आ रहा है, जिसमें ये स्टॉक पार्टेकिंग हुई है, जिसमें स्टॉक्स खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं, स्टॉक की प्राइस को इन्फ्लेट किया गया है, और जो 75% एक कंपनी का प्रमोटर इक्विटी से ज्यादा नहीं हो सकता, और 25.1% फ्री फ्लोट होना चाहिए। तो ये जो कंपनीज के नाम बाहर आए जिनके थ्रू ये स्टॉक पार्टेकिंग की गई, स्टॉक्स को खरीदा गया और उसको रिटेन किया गया, तो कहा जाता है 8 से 14% इक्विटी जो है अदानी ग्रुप कंपनीज की, खासकर इन 4 कंपनियों की, वो इन फंड्स के पास थी। तो अगर उससे हम आइडिया लगाएं तो 75 प्लस 14% करीब बैठ जाता है, करीब 95%, 94%। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 4 या 5% शेयर जो थे वो पब्लिक के पास थे। तो इसीलिए जब शॉर्टेज होगी शेयर्स की, तो डिमांड ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा, तो मनमाने तरीके से प्राइस बढ़ेगा, और उस पर फिर आप लोन्स भी रेस कर सकते हैं, डेट्स भी रेस कर सकते हैं। तो सेबी ने जब ये 2 अमेंडमेंट्स की, एक अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया कि 20% से ज्यादा अगर शेयर होल्डिंग किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की नहीं है तो उसको डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो ये ओपेक स्ट्रक्चर्स थे, ये जो एफपीआईज थी, ये इन्वेस्टमेंट्स करती जा रही थी अदानी स्टॉक्स में, और सेबी उस पर चुप थी। सेबी का काम है वॉचडॉग का, और जिस तरीके के अमेंडमेंट्स ये लेकर आए, और जिस तरीके के जिस तरीके के काम हो रहे थे, और डीआरआई का भी उसमें था, और उसके बाद भी सेबी चुप रही, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि हमारे देश की एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव पे कितना कंट्रोल है, कि जो इंडिपेंडेंस यूनिट हम हमेशा कहते रहते हैं, मीडिया पे देखिए गोदी मीडिया है, जुडिशरी को काम करने नहीं दिया जाता है, देश के एग्जीक्यूटिव जो है जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव को काम करने नहीं दिया जाता है। तो ये जो 4 स्तंभ देश के हैं, उसके अलावा जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका किस तरीके से भगवाकरण किया गया कि अगर मोदी के चहेते अदानी साहब हैं तो अदानी साहब पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। और इस बात को लेकर तमाम विषयों पर जो पब्लिक वॉचडॉग्स हैं, या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस दाखिल करने वाले लॉयर्स हैं, या आप कह लीजिए कम्युनिटी वर्कर्स हैं, वो उनके 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 ये खुलासों के बावजूद भी सरकार चुप है, और ऑपोजिशन के माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को काम नहीं करने दिया जा रहा है, और मीडिया पे तो गैग ऑर्डर है। आज आप किसी भी, आप इस चैनल पे इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं, सिवाय 4 या 5 टीवी चैनल्स के, मुझे नहीं लगता किसी ने भी इस बात को लेकर अभी तक कोई प्रोग्राम किया होगा या कोई खुलासा किया होगा। जी। सर, अब बहुत संक्षेप में एक-एक लाइन में 2 सवाल मेरे और हैं। सर, एक तो चर्चा विनोद अडानी साहब की बार-बार, ये कितने इम्पोर्टेंट हैं इस पूरे खेल में? कितना महत्व इनका है, और कितने साथ ही साथ जो इनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों की गंभीरता को भी थोड़ा-सा आप स्पष्ट कर दें, बहुत संक्षेप में, फिर इस पर हम एक सवाल और प्रधानमंत्री को लेकर के लेंगे। जी, विनोद अदानी साहब से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उसमें एसबीआई बैंक के निदेशक रहे ओपी भट्ट साहब, उनको लिया गया। ओपी भट्ट साहब की एक कंपनी है ग्रेंको, और वो उसके चेयरमैन हैं, और ग्रेंको का अदानी के साथ एग्रीमेंट साइंड है, आज का नहीं, आज से 4 साल पहले का, जिसमें 6 गीगावाट का हाइड्रो कैपेसिटी का एनर्जी जो है वो स्टोर करने का था, जिसमें 1 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो थी अदानी कंपनी ने यूज करनी थी। तो ये एमओयू ग्रेंको के साथ अदानी का ऑलरेडी साइन है, जिसके ओपी भट्ट चेयरमैन है। इसका डिस्क्लोजर ओपी भट्ट को करना चाहिए था कि मुझे उनको इस कमेटी में क्यों लिया गया, जिस कमेटी में ऑलरेडी उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेंको के चेयरमैन होने की वजह से था। तो एक्सपर्ट कमेटी पे भी क्वेश्चन मार्क लगा है, और अनामिका जी के एफिडेविट में इसका भी जिक्र आया है। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, एक फॉर्मर अदानी कॉन्ट्रैक्टर जो कि उनके रेल प्रोजेक्ट के लिए ईपीसी का काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट का नाम है सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी बनाई गई सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड, उसमें रेलवे कॉन्ट्रैक्ट एक ईपीसी, एक अजय अग्रवाल नाम के आदमी को दिया गया। उनका ये कहना है कि जब पेमेंट देने का बात आया, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उस कंपनी को अदानी पोर्ट्स द्वारा टेक ओवर कर लिया गया,
और अदानी पोर्ट्स की बुक्स में ये दिखाया गया कि इस कंपनी को टेक ओवर करके उनका 5% प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जिस तरीके से मर्जर्स और टेक ओवर्स कंपनी के अंदर ही हो रहे हैं और एक कंपनी की लायबिलिटी दूसरी कंपनी पे करती है, उसको अपने प्रॉफिट में दिखाती है, तो ये इस तरीके के काम जो है ये इस कॉन्ट्रैक्टर ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि इसका भी आज ये कल फाइल हुआ था और अजय अग्रवाल ने कहा है कि इस पे भी जांच होनी चाहिए। विनोद अदानी का जहां तक सवाल है, विनोद अदानी के बारे में शुरुआत में गौतम अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ये कहा कि उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। फिर बाद में जब हिंडनबर्ग के खुलासे हो गए और ओसीसीआरटी की रिपोर्ट भी आ गई तो उसमें कहा गया नहीं, वो हमारे प्रमोटर इक्विटी में जो हमारा मेन कंपनी का प्रमोटर इक्विटी है उसमें वो प्रमोटर शेयर होल्डर हैं। और उसके बाद जब GQG ने 1.8 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, उस टाइम पे उनको 12-13 हजार करोड़ रुपए की जरूरत थी, उनकी शॉर्ट टर्म डेट थी, उनके शेयर जो थे वो बैंक्स में पड़े थे और जब शेयर उनका 1100 रुपए पे गिर गया तो बाहर के बैंकों ने कहा कि भाई इस शेयर की वैल्यू जो है 50% रह गई है, तो अगर अपना पैसा नहीं देंगे तो हम ये शेयर्स को ऑक्शन कर देंगे और आप पे लायबिलिटी दे देंगे। तो उस वजह से जब उनको 17-18 हजार करोड़ रुपए की जरूरत थी, GQG नाम एक फ्लोरिडा के कंपनी ने उनको असिस्ट किया और उनके फैमिली ट्रस्ट के शेयर्स खरीदे। तब विनोद अदानी का नाम सामने आया। उसके बाद जब उनपे नोटिस डालने की बात आई तो ये कहा गया कि विनोद अदानी जो है वो फॉरेन नेशनल है, उन्होंने साइप्रस की नेशनैलिटी आज से 3 या 4 साल पहले ले ली थी, तो उनको नोटिस नहीं भेजे जा सकते क्योंकि ये अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मामला है, वहां का एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी देखना पड़ेगा साइप्रस के साथ इंडिया का क्या है। तो एक आदमी जो देश की सत्ता के इतने क्लोज हो और देश का ट्रांसपोर्ट का काम, एक चीज और पता लगी अभी कुछ समय पहले की एक आरटीआई फाइल हुई, उस आरटीआई में यह भी पता लगा कि महाराष्ट्र के रेल प्रोजेक्ट में भी अब अदानी ट्रांसपोर्ट के नाम से एक कंपनी बनाई गई है जिसको सड़क बनाने का 6 लेन ऑफ हाईवे का भी प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। तो ये सब तमाम चीजें जैसे सामने आती हैं। ये प्रोजेक्ट है 6 लेनिंग ऑफ कागल सतार सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 48, जिसमें 668 किलोमीटर मार्ग से लेके 725 किलोमीटर तक का 6 लेनिंग का बीओटी उनको दिया गया है, टोल और टोल कलेक्शन का भी काम दिया गया है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो जो इतना क्लोज हो सत्ता के, जिसको बिजली का प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, सड़क का प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, कोल इंपोर्ट का प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, उसको हर तरीके से बचाया जा रहा है। किसान आंदोलन में देखा FCI के उसको प्रोजेक्ट्स देके उसको एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के लिए भी परमिशन दी जा रही है। और उसका सगा भाई जो स्टॉक पार्टेकिंग में और अकाउंटिंग फ्रॉड में इन्वॉल्व है और देश के बाहर बैठा है, उसको एक फॉरेन नेशनल बताया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि वो इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं रखता और बाद में कहा जाता है कि वो प्रमोटर शेयर होल्डर है। तो कहीं ना कहीं गौतम अदानी इसमें अपने कारनामों को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं और देश की जो प्रमुख एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, जैसे आपने DRI का नाम लिया या आपने सेबी का नाम लिया या और ईडी का नाम लिया, तो ये एजेंसीज में काम कैसे होगा जब प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद है गौतम अदानी के ऊपर, तो कैसे कार्रवाई होगी, ये सवाल खड़ा हो जाता है। जी चलते चलते बस सर बहुत संक्षेप में एक जवाब और ले लें एक लाइन में। सर मोदी जी को लेकर के, अडानी को लेकर के कई सारे आरोप करते हैं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि कभी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया जो इन संबंधों को, इन आरोपों को खारिज करने वाला माना जा सके। सर आज जब हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, दुनिया में डंका बजने की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में ये जो आरोप हैं, जो इन संबंधों की बात होती है तमाम प्लेटफॉर्म पर, कितना गंभीर है, खास करके देश की छवि के हिसाब से। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अडानी के लिए काम करते हो तो ये कितना गंभीर है और ये देश की छवि इससे कैसे प्रभावित? बहुत संक्षेप। देखिए, देश की छवि पे तो दाग लगता ही है क्योंकि जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस देश में आते हैं, जब FPI इस देश में आती हैं और देश में निवेश करती हैं, तो वो एक्सपेक्ट करती हैं कि पारदर्शिता होगी, वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी, देश की जो एजेंसियां हैं वो सही तरीके से काम करेंगी और देश की जो सरकार है वो न्यूट्रल होगी। क्योंकि देश का 145 करोड़ लोगों का भाग्य विधाता जो है वो देश की पार्लियामेंट है, देश की संसद है। और अगर संसद में किसी वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर अगर काम होंगे तो 145 करोड़ लोगों के साथ वो धोखा है। क्योंकि देश में बेरोजगारी देखिए चरम सीमा पर है, 20 से 22% बेरोजगारी है, 12 से 13% फूड इन्फ्लेशन है। आप खुद ही देख रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि देश में त्राही त्राही मची हुई है। स्टेट्स कहती हैं हमको मनरेगा का पैसा नहीं मिलता।
जिस देश में 6600 करोड़ रुपए स्टेट्स का बकाया हो मनरेगा का, उस देश में 4100 करोड़ रुपए खर्चा करके G20 कराया जाता है। तो ये एक तरीके की नरेशन बनाई जा रही है मोदी सरकार में कि मोदी जी जो हैं वो पार्लियामेंट से ऊपर हैं। एक व्यक्ति विशेष को एक संसद से ऊपर का करार दे दिया गया है, उनको हिंदू सम्राट या इस तरीके के उनको कई उपाधियां दी जाती हैं। पर देश जो है ये डेमोक्रेसी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए बराबर है। इसमें हम, आप, मोदी जी या गौतम अडानी सब समान हैं। तो देश का जो लॉ है वो इस देश में प्रमुख होना चाहिए, देश की जो इंस्टीट्यूशंस है उस देश में प्रमुख होनी चाहिए। और अगर इस पे करेक्शंस नहीं होती हैं तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो जाएगी। और देश में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कैसे आप सॉल्व करेंगे, देश में प्रोडक्शन और जीडीपी का मुद्दा आप कैसे सॉल्व करेंगे। और असंगठित क्षेत्र को तो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बाद खत्म ही कर दिया है। और आपके G20 में वो फाइनेंशियल क्रेडिट की बात करते हैं एमएसएमईज एसएमईज को, ये नहीं बताते हैं कि एमएसएमईज और एसएमईज का बकाया है सरकार का। सरकार खुद सबसे बड़ी बायर है एमएसएमईज की और उनका पैसा ही उनको देर से देती है, और क्योंकि उनके पास क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है तो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और सरकार की एजेंसीज, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ पे बहुत लोगों की आशाएं टिकी हुई हैं कि शायद जस्टिस चंद्रचूड़ के रहते, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रहते शायद कोई इंसाफ हो जाए। पर एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि एक व्यक्ति विशेष पे इतना डिपेंडेंट हो जाना, चाहे वो पार्लियामेंट में मोदी जी हो या सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ हो, एक संविधान में हमारे जिसका जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ पावर है, वो अगर पोजीशन ऑफ पावर में सही तरीके से काम करे तो आपको किसी एक व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रोटेक्शन और बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस ऑलरेडी दिए हुए हैं। पर क्योंकि एक आदमी के मन से देश चल रहा है, इसीलिए इस देश में विषमताएं पैदा हो रही हैं। और इसी अगर इस देश में चर्चा नहीं होगी, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी, पब्लिक स्पेस में चर्चा नहीं होगी, गैग ऑर्डर्स होंगे, लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा जैसे कि पिछले 9 सालों से हो रहा है, तो आप देखेंगे ये विषमताएं बढ़ेंगी और आगे आने वाले समय में लोगों की कठिनाइयां और भी बढ़ सकती हैं। जी थैंक यू सो मच आदित्य जी, बहुत आसान भाषा में, हालांकि इसमें सवाल तो बहुत सारे हैं और कई, चूंकि आरोप इतने ज्यादा हैं तो उस पर बात की जाएगी तो बहुत सारे आरोपों को लेकर के तो बहुत लंबा हो जाएगा समझते समझते। लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट में दर्शकों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।